वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, द थ्री ऑर्डर्स, ठीक है, जिसको हम बंगाली में बोलते हैं तृतीय श्रेणी। ओके, आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को इसके बारे में कि फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, बट आज हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, थोड़ा बुक्स मतलब टेक्सचुअल रेफरेंस के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, देखो, in this chapter we shall learn about the socio-economic and political changes which occurred in Western Europe between the 9th and 16th century। मतलब हम लोग 9th एंड 16th सेंचुरी के बीच में जो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस हुआ था यूरोप में, वो हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें मेन जो पॉइंट्स है वो थ्री ऑर्डर्स ऑफ द यूरोप थे, ठीक है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। The three orders, an introduction to feudalism, ठीक है। मतलब फ्यूडलिज्म क्या होता है पहले वो पढ़ना है, फिर आप लोग पढ़ेंगे अबाउट सोशल ऑर्डर्स और दी थर्ड ऑर्डर्स, सॉरी थ्री ऑर्डर्स, ठीक है। An introduction to feudalism. The term feudalism has been used by historians to describe the economic, legal, political and social relationships that existed in Europe in the medieval era, ठीक है। मतलब फ्यूडलिज्म जो वर्ड था, बट टर्म जो था फ्यूडलिज्म का, फ्यूडलिज्म का जो टर्म है ना, यस, फ्यूडलिज्म जो टर्म है वो कब आया था, यूज्ड, मतलब जो यूज हुआ था बाय हिस्टोरियंस टू डिस्क्राइब द इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्टेड इन यूरोप इन द मेडिएवल एरा। मतलब यूरोप में जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है, जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल जो रिलेशनशिप और सोशल रिलेशनशिप जो था उसके बारे में लिखा गया है और यूज किया गया है एक वर्ड जिसको हम फ्यूडलिज्म बोलेंगे। अब फ्यूडलिज्म का मतलब क्या है वो भी पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड फ्यूड, जो मैंने पहले भी पढ़ाया आप लोगों को, फ्यूड से आया है। फ्यूडलिज्म कहाँ से आया है, कौन सा वर्ड से आया है, जर्मन वर्ड फ्यूड से आया है, विच मीन्स, क्या मीन करता है, which means a piece of land. It refers to the king of society that developed in medieval France and later in England and in southern Italy, ठीक है। मतलब जो फ्यूडलिज्म वर्ड है, फ्यूडलिज्म है, फ्यूडलिज्म टर्म का मीनिंग जो फ्यूड से आया है उसका मीनिंग था ए पीस ऑफ लैंड, ठीक है। इट रेफर्स टू द काइंड ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी को रेफर करता है, दैट डेवलप्ड इन मेडिएवल फ्रांस, मेडिएवल फ्रांस में डेवलप्ड हुआ, एंड लेटर इन इंग्लैंड एंड इन साउदर्न इटली, ठीक है। पहले तो फ्रांस में आया, फिर इंग्लैंड में, एंड देन साउदर्न इटली में आया था, ठीक है। सो फ्यूडलिज्म इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इतना तक जो मैंने पढ़ा है, इसमें जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो है फ्यूडलिज्म कौन से वर्ड से आया है, वो जर्मन वर्ड फ्यूड से आया है, और उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग जो है वो है क्या है, ए पीस ऑफ लैंड, ठीक है। ओके, इन एन इकोनॉमिक सेंस फ्यूडलिज्म रेफर्स टू ए काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। व्हाट इज फ्यूडलिज्म, ये तो आने वाला है आप लोगों के एग्जाम में। इन इकोनॉमिक सेंस इधर से लिखना है आप लोगों को, ठीक है। in an economic sense feudalism refers to a kind of agricultural production which is based on the relationship between lords and peasants, ठीक है। इतना तक लिखना है आपको, व्हाट इज फ्यूडलिज्म, ठीक है। फ्यूडलिज्म क्या है, फ्यूडलिज्म रेफर्स टू ए काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जो एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को रेफर करता है, which is based on the relationship between lords and peasants। मतलब एक सोसाइटी में, ठीक है, एक इकोनॉमिक सोसाइटी में जो लॉर्ड होता है, जो ऊपर होता है, जो किंग्स होते हैं, ठीक है, उन लोगों के साथ जो पीजेंट्स होते हैं, मतलब जो खेती करता है, जो नॉर्मल लोग होते हैं ना,
उन लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग बोलते हैं, और इकोनॉमिक सेंस में बोलते हैं फ्यूडलिज्म। ठीक है, सो व्हाट इज फ्यूडलिज्म? फ्यूडलिज्म refers to a kind of agricultural production which based on the relationship between lords and peasants। ठीक है, मतलब एक सोसाइटी में लॉर्ड्स एंड पीजेंट्स का जो रिलेशनशिप होता है, जो बॉन्डिंग होता है इकोनॉमिकली, उसको हम बोलते हैं फ्यूडलिज्म। ऑलराइट, the later cultivated their own land as well as that of the lord. The peasants performed labor services for the lords who in exchange provides military protection। मतलब होता है कि पीजेंट्स लोग क्या करता है, जो लॉर्ड का लैंड होता है ना उसमें काम करता है, लेबर लेबर सर्विस देता है। ठीक है, मतलब जो लॉर्ड होते हैं, जो किंग्स होते हैं, मान लो जो उस खेत का और उस लैंड का जो मालिक होता है, उस मालिक के लैंड में लेबर सर्विस देता है पीजेंट्स लोग। मतलब जो पीजेंट्स होते हैं, जो खेती करता है, उन लोग लेबर सर्विस देता है लॉर्ड को, हु इन एक्सचेंज प्रोवाइडेड मिलिट्री प्रोटेक्शन। जैसे कि लॉर्ड के खेत में कौन काम करता है? पीजेंट्स। देन क्या देता है उन लोगों को एक्सचेंज में? मिलिट्री प्रोटेक्शन मिलता है पीजेंट्स को। मतलब लॉर्ड को पीजेंट्स खेती करके देता है एंड पीजेंट्स को लॉर्ड मिलिट्री प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, they also had extensive judicial control over peasants। Thus feudalism went beyond the economic to cover the social and political aspects of life as well। okay, although its roots have been traced to practices that existed in the Roman Empire and during the age of the French king Charlemagne 742 to 840। Feudalism as an established way of life in large parts of Europe may be said to have emerged later in the 11th century। मतलब बाद में फ्यूडलिज्म जब आया था, उसके बाद में भी फ्यूडलिज्म चला था बहुत जगह में। तो हमको क्या पढ़ना है इतना तक कि व्हाट द वर्ड फ्यूडलिज्म जो है वो कहाँ से आया है, कौन से वर्ड से वो उसका इंट्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, उसका मीनिंग क्या है एंड व्हाट इज फ्यूडलिज्म। वेरी इजीली अगर आप कहो आपके लैंग्वेज में, तो फ्यूडलिज्म एक ऐसा टर्म है जो लॉर्ड एंड किंग्स का जो रिलेशनशिप है इकोनॉमिकली, उसको जो रेफर करता है वो होता है फ्यूडलिज्म। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, थ्री ऑर्डर्स पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जो हमारा मेन पॉइंट है पढ़ने का, जो हमारा मेन टॉपिक है वो पढ़ते हैं। द थ्री ऑर्डर्स। फ्रेंच प्राइस्ट बिलीव्ड इन द कंसेप्ट दैट पीपल वेयर मेंबर्स ऑफ वन ऑफ द थ्री ऑर्डर्स। ठीक है, फिर क्या है? डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क, मतलब काम के बेसिस पे। डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क मतलब है काम के बेसिस पे जो प्राइस्ट थे फ्रेंच का और फ्रांस का, जो प्राइस्ट थे, प्राइस्ट का मतलब पुरोहित होता है। ठीक है, जो लोग पूजा करते हैं ना उन लोगों को प्राइस्ट बोलते हैं। फ्रेंच प्राइस्ट बिलीव्ड इन द कंसेप्ट दैट पीपल वेयर मेंबर्स ऑफ द वन ऑफ द थ्री ऑर्डर्स डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क। वो प्राइस्ट लोग जो थे वो बिलीव करते थे कि काम के बेसिस पे लोगों का एक लेवल होना चाहिए, जो लोग जैसा काम करते हैं उन लोगों का वैसा वाला लेवल होना चाहिए। ठीक है, a bishop stated here below some pray others fight still others work। मतलब कोई कोई लोग प्रे करता है, जैसे कि थ्री ऑर्डर्स में क्या होता है, वो कोई लोग प्रे करेगा, अदर्स विल फाइट मतलब और कोई लोग प्रोटेक्शन के लिए फाइट करेगा, एंड स्टिल अदर वर्क और कुछ कुछ लोग वर्क करेगा। मतलब उन लोगों के काम के बेसिस पे हमको ऑर्डर्स बनाना है सोसाइटी में। ठीक है, एक सम विल प्रे मतलब कुछ लोग प्रे करेंगे, जो प्राइस्ट होते हैं, मॉन्क वगैरह होते हैं। ठीक है, उन लोग एक ऑर्डर में पढ़ेंगे। अदर्स फाइट मतलब जो लोग मिलिट्री में रहते हैं, प्रोटेक्ट करता है हमारा कंट्री को, उन लोगों को एक ऑर्डर में। एंड स्टिल अदर्स वर्क मतलब जो लोग काम करते हैं ना, जैसे कि पीजेंट्स लोग, उन लोगों को और एक ऑर्डर में लिया जाएगा। ठीक है, thus the three orders of society were broadly the clergy, the nobility and the peasantry। लिख लो, थ्री ऑर्डर्स ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी क्या क्या है?
क्लेर्जी, द क्लेर्जी, ये एक ऑर्डर, द नोबिलिटी एंड द पीजेंट्री, 3 ऑर्डर्स ऑफ यूरोपियन कंट्री इन दैट टाइम। ठीक है, सो 3 ऑर्डर्स क्या क्या था, अगर हम लोग शॉर्ट में 1 मार्क्स के लिए पूछे तो लिखोगे आप लोग द क्लेर्जी, द नोबिलिटी एंड द पीजेंट्री। ठीक है, पहले नोबिलिटी पढ़ते हैं, द सेकेंड ऑर्डर पहले आएगा। ठीक है, फिर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर में क्या बोला गया है, देखो द नोबिलिटी में प्राइस्ट प्लेस्ड देमसेल्व्स इन द फर्स्ट ऑर्डर, मतलब जो प्राइस्ट थे ना, जो मैंने पहले बताया, जो पुरोहित होते थे, ठीक है, जो मॉन्क्स होते थे, जो प्रे करते थे, उन लोगों को फर्स्ट ऑर्डर में डाला गया था, उन लोग फर्स्ट ऑर्डर में थे। एंड नोबल्स इन द सेकेंड, एंड जो नोबल्स थे वो सेकेंड में, मतलब फर्स्ट आर प्राइस्ट मॉन्क्स एंड सेकेंड आर नोबल्स। ठीक है, the nobility had in reality a central role in social processes. This is because they controlled land. This control was the outcome of a practice called vassalage. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर था सोसाइटी के लिए। ठीक है, वो बोला गया है कि ए सेंट्रल रोल इन सोशल प्रोसेस, मतलब सोशल प्रोसेस के लिए ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता था इस सेकेंड ऑर्डर में, मतलब नोबिलिटी में। ठीक है, दिस इज बिकॉज दे कंट्रोल्ड लैंड, मतलब वो लोग लैंड कंट्रोल करते थे। दिस कंट्रोल वाज द आउटकम ऑफ ए प्रैक्टिस कॉल्ड वेसलेज, मतलब वो जो लैंड को कंट्रोल करना, काम करवाना पीजेंट्स को देके, उसको हम लोग बोलते हैं, उस टाइम में बोलते थे वेसलेज। द किंग्स ऑफ फ्रांस वेर लिंक्ड टू द पीपल बाय वेसलेज, similar to the practice among the Germanic peoples of whom the Franks were one. The big landowners, the nobles, were vassals of the king. मतलब जो landowners थे उन लोगों को ही हम nobles बोल रहे हैं। ठीक है, nobles जो prized monk होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं, है ना, जो सेकंड का है वो नोबेलिटी का है। तो नोबेल्स कौन लोग थे, जो लैंड ओनर थे, जमींदार जो बोलते हैं ना हम लोग, जमींदारी जो चालू थे पहले, वो जमींदार होते थे। ठीक है, द बिग लैंड ओनर्स ऑफ द नोबल्स वेयर वेसल्स ऑफ द किंग, दे आर दी क्या बोलते हैं, एसेट ऑफ द किंग। ठीक है, मतलब संपत्ति होता था। एंड पीजेंट्स वेयर वेसल्स ऑफ द लैंड ओनर, पीजेंट संपत्ति होता था लैंड ओनर का, मतलब लैंड ओनर किंग्स का संपत्ति था, एसेट था, एंड पीजेंट्स लैंड ओनर का एसेट था, ट्राइंगल टाइप। ठीक है, जैसे कि आप इधर है लॉर्ड और किंग, ठीक है, इधर है लॉर्ड और किंग मान लो, फिर आता है लैंड ओनर। ठीक है, एंड देन आता है पीजेंट्स। ये है हमारा स्ट्रक्चर 3 ऑर्डर्स का। ठीक है, फिर लैंड किंग का जो वेसल्स है वो है लैंड ओनर, एंड लैंड ओनर का जो वेसल है वो है पीजेंट्स। ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आया इतना तक? ओके, a nobleman accepted the king as a senior or senior, and they made a mutual promise. The senior or lord would protect the vassal who would be loyal to him. This relationship involved elaborate rituals and exchange of vows taken on the Bible in a church. At this ceremony, the vassal received a written charter or a staff or even a clod of earth as a symbol of the land that was being given to him by his master. मतलब इसमें लिखा है कि लैंड ओनर एंड किंग का, और लैंड ओनर किंग को आप लॉर्ड भी बोल सकते हो, वो लैंड ओनर एंड लॉर्ड का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत म्यूचुअल था। ठीक है, बहुत अच्छा रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन था। द नोबेल एंजॉयड, अब नोबेल लोग जो थे, जो लैंड ओनर थे, वो क्या क्या, मतलब उन लोगों का जो प्रिविलेजेस था, मतलब कौन कौन सा काम वो लोग कर सकते थे। द नोबेल, इधर से पढ़ना है, द नोबेल एंजॉयड ए प्रिविलेज्ड स्टेटस, ही हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर हिज प्रॉपर्टी, मतलब उनका जो लैंड है, उनका जो प्रॉपर्टी है, उसमें उनका
हकदारी ज्यादा है, मतलब पूरा हकदार है वो उस लैंड का। इन perpetuity he could raise troops called feudal levies. The lord held his own court of justice and could even coin his own money. मतलब होता है कि जो नोबेल्स लोग थे, जो लैंड ओनर्स थे, उन लोगों का लैंड उन लोगों के पास ही था एंड वो लोग पीजेंट्स को अपने वेसल की तरह काम करवाते थे। ही वॉज द लॉर्ड ऑफ ऑल द पीपल सेटल्ड ऑन हिज लैंड, मतलब वो लैंड में जो लोग काम करते थे लैंड ओनर के, उसका लॉर्ड था लैंड ओनर। जैसे कि किंग और लॉर्ड एक कंट्री का लैंड, कंट्री का ओनर होता है, वैसे ही एक लैंड का भी जो ओनर होता है वो लैंड ओनर होता है, ठीक है। He owned vast tracts of land which contained his own dwellings, his private fields and pastures, and the homes and fields of his tenant peasants. His house was called a manor. His private lands were cultivated by peasants who were also expected to act as foot soldiers in battle when required, in addition to working on their own farms. मतलब लैंड ओनर का बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस था, वो बहुत राइट्स, मान लो फ्रीडम बहुत ज्यादा था, ठीक है। यस, देन और भी कुछ उन लोगों का राइट्स था, ठीक है, लैंड ओनर्स का। और नोबिलिटी जो लोग थे, नोबेल्स जो लोग थे, उन लोगों का क्या क्या काम था वो देखो। द मेमोरियल एस्टेट क्या है? द मेमोरियल एस्टेट क्या है? The Lord had the Lord had his own manor house. He also controlled villages. Some lords controlled hundreds of villages where peasants lived. मतलब लॉर्ड हैड हिज ओन मैनर हाउस, उन लोगों का एक हाउस होता था लैंड ओनर का। ही ऑल्सो कंट्रोल्ड विलेजेस, वो लोग विलेज भी कंट्रोल करते थे। जैसे कि लॉर्ड आके तो कंट्रोल नहीं कर सकता, किंग आके हर विलेज कंट्रोल नहीं कर सकता, तो लैंड ओनर का जो जो लैंड था, जो विलेज था, वो लैंड ओनर को दिया जाता था कि आप उसको कंट्रोल करोगे। सम लॉर्ड्स कंट्रोल्ड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, बहुत सारे लॉर्ड्स के पास हंड्रेड ऑफ विलेजेस भी होते थे, वेयर पीजेंट्स लिव, जिसमें पीजेंट्स लोग रहते थे। ए स्मॉल मेमोरियल एस्टेट could contain a dozen families, while larger estates might include 50 or 60. Almost everything needed for daily life was found on the estate. Grain was grown in the fields. Blacksmiths and carpenters maintained the lord's implements and repaired his weapons, while stonemasons looked after his buildings. Women spun and wove fabric, and children worked in the lord's wine presses. The estate had extensive woodlands and forest where the lords hunted. ठीक है, मतलब क्या क्या काम करते थे डेली लाइफ में, क्या क्या जरूरत होते थे, जैसे कि ग्रेन जो लोग खाते थे खाना, वो वाज ग्रोन इन फील्ड में ग्रो होता था, ठीक है। कारपेंटर्स भी थे वहां पर, और जो वुमेन्स थे उन लोगों का जो वेविंग का, जो फैब्रिक का वेविंग, जो कपड़ा बनाना होता था वो लॉर्ड के लिए बनाते थे, उन लोगों का ये सब काम था मेमोरियल एस्टेट में, ठीक है। तो मेमोरियल एस्टेट में हमने क्या पढ़ा कि मेमोरियल एस्टेट होता था एक लॉर्ड का, जिसमें बहुत सारे विलेजेस थे, बहुत सारे विलेजेस थे, बहुत सारे गांव थे, जिसमें पीजेंट्स रहते थे, एंड उन लोगों का खाना भी विलेज में ही ग्रो होता था। ग्रेन्स, जैसे कि लिखा है, ग्रेन वाज ग्रोन इन द फील्ड्स। वेपन्स रिपेयर करते थे कारपेंटर्स, जो किंग्स का वेपन्स होते थे ना, जिसको लेके वो युद्ध करते थे, वो वेपन्स भी वो कारपेंटर्स जो थे विलेजर्स, विलेज में वो कारपेंटर्स ठीक करते थे। एंड जो महिलाओं थे विलेज में, उन लोग अपना लॉर्ड का जो कपड़ा होता था, ठीक है, वो सब बनाते थे। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? हाँ, और भी है थोड़ा। pastures where his cattle and his horses grazed. है, they contained से स्टार्ट होता है, ठीक है। they contained pastures where his cattle and his horses grazed. There was a church on the estate and a castle for defense. ठीक है, मतलब क्या क्या थे उसमें
क्या क्या थे, कैटल भी थे जो लोग पालते थे, जैसे कि आप काऊ देख लो, ठीक है, गोट देख लो। हिज हॉर्सेस गेज्ड, हॉर्सेस मतलब जो किंग का जो हॉर्स होता था, पहले जमाने में क्या क्या था कि किंग्स जो थे वो हॉर्स में चलते थे। आज के तरह तो ऑटो बस नहीं था, आज के तरह तो व्हीकल नहीं था, तो वो लोग घोड़े में सवारी करते थे, है ना। So cattle and his horses grazed. There was a church on the estate and castle for defense. From the 13th century, some castles were made bigger for use as a residence for a knight's family. अब knights क्या होता है? Knights मतलब जो वार्स करते हैं, वार्स करने के टाइम किंग के साथ देता है, मिलिट्री प्रोटेक्शन देता है, वो नाइट्स होते हैं, ठीक है। In fact, in England, castles were practically unknown before the Norman conquest and developed as centers of political administration and military power under the feudal system. ये सब हमारा हो गया सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। अब द नाइट्स क्या थे? नाइट्स भी सेकेंड ऑर्डर में पढ़ते थे, जैसे कि नोबिलिटीज में लैंड ओनर सेकेंड ऑर्डर था, सेम द नाइट्स विल बी इन सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। From the 9th century, there were frequent localized wars in Europe. मतलब बहुत ज्यादा local war होता था in Europe. The amateur peasant soldiers were not sufficient and good cavalry was needed. These led to the growing importance of a new section of people, the knights. मतलब जो लोग होते थे ना peasant soldiers, पहले तो soldiers नहीं था, knights नहीं थे, वो लोग क्या करते थे, अगर आपको युद्ध करना है तो पिजेंट्स लोगों को ही भेज देते थे कि तुम लोग जाओ, तुम लोग फाइट करो, ठीक है। जो पिजेंट्स लोग होते थे उन लोगों को दिया जाता था, बट फिर उन लोगों को पता चला कि पिजेंट्स को देके तो काम नहीं चलेगा, हमें एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रोटेक्शन वाला लोग चाहिए जो हमें स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। तो उन लोगों के मथे में कुछ मतलब नाइट्स बनाने का, जैसे कि ग्रुप होता था ना, लाइन लगा के जो खड़े रहते थे तरवार लेके, नाइट्स का जो ग्रुप होता था वो नाइट्स का ग्रुप बनाया, नाइट्स बनाया ताकि उन लोगों को मिलिट्री प्रोटेक्शन अच्छे से मिले। They were linked to the lords, वो लोग लॉर्ड्स के लिंक में थे, just as the latter were linked to the king. The lord gave the knight a piece of land and promised to protect it. The fief could be inherited, the extended to anything between 1000 to 2000 acres उन्हें दिया जाता था, रहने के लिए भी जगह दिया जाता था, including a house of for the knight and his family. मतलब नाइट के एंड नाइट के फैमिली के लिए जगह दिया जाता था। A church and other establishments to his house dependents besides a water mill and a wine press. मतलब जो जो चाहिए होता है, जो डेली बेसिक नीड्स होता है हमारा, खाना पीना, है ना, वो सब कुछ नाइट्स लोगों को दिया जाता था, ठीक है। As in the feudal manner, the land of the fief was cultivated by peasants and उन लैंड, जो लैंड दिया जाता था नाइट्स लोगों को, उन लोगों के पास पीजेंट्स थे, वो पीजेंट्स से उन लोगों को ग्रो करके, मतलब खाना जो ग्रेन्स होते हैं वो ग्रो करके देता था, ठीक है। In exchange, the knight paid his lord a regular fee and promised to fight for him in war. और नाइट क्या करते थे, लॉर्ड को एक रेगुलर फी देते थे एंड प्रॉमिस टू फाइट फॉर हिम इन वॉर, एंड प्रॉमिस करते थे कि हाँ आप लोग मुझे खाना दे रहे हो, रहने के लिए जगह दे रहे हो, मेरी फैमिली भी रह सकता है, खाने के लिए भी दे रहे हो, जो जो डेली बेसिक नीड्स होते हैं वो भी आप लोग दे रहे हो, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, हम लोग आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप लोगों को क्या मिलेगा, मैं वार पे आप लोगों का साथ दूंगी, ठीक है, मैं वार पे यूथ पे आप लोगों आपके साथ खड़ा रहूंगी और रहूंगा, ये सब बोला जाता था। टू कीप अप देयर स्किल्स, नाइट स्पेंड टाइम ईच डे फेंसिंग एंड प्रैक्टिसिंग टैक्टिक्स विद डमीज, जैसे कि टू कीप अप देयर स्किल, नाइट्स तो बैठे नहीं रहते, उन लोग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि वो वार करेंगे, तो उन लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते थे टैक्टिक्स विद डमीज। जो डमीज होते हैं ना, लड़के लोगों को पता है, कौन कौन जिम करते हो, कोई करते हो क्या जिम? जिम इधर नहीं करते, आप लोग छोटे हो ना, जब बड़े हो जाओगे तब करोगे जिम, तब डंबल उठाना पड़ता है ना, वो डमीज डंबल्स उनसे प्रैक्टिस करते थे जो नाइट्स होते थे, क्योंकि उन लोगों को वार करना है, उन लोगों को अगर कोई वार हो तो फाइट करना है, इसलिए
A knight might serve more than one lord, but his foremost loyalty was to his own lord. मतलब एक नाइट जो है, ठीक है, सैनिक, सैनिक बोलते हैं हम लोग, एक सैनिक जो है वो बहुत सारे लॉर्ड के लिए काम कर सकता है, लेकिन वो अपने ओन लॉर्ड मतलब खुद के लॉर्ड के लिए बहुत लॉयल रहेगा, कि उसको जब भी बुलाया जाए वो तब भी आएगा, जब भी वार करने को बोले तब भी वार करेगा, जब भी फाइट करने को बोले तब भी फाइट करेगा। ऑलराइट, ओके। In France, from the 12th century, minstrels travels from manor to manor singing songs which told stories partly historical, partly invented, about brave kings and knights. In an age when not too many people could read and manuscripts were few, these traveling birds were very popular. Many manors had a narrow balcony above the. अच्छा, ये सारे उन लोगों के हाउस के डिस्क्रिप्शन है, वो कौन से घर में रहते थे, ठीक है, कैसा उन लोगों का क्या बोलते बेल्कनी था, ठीक है, ये सब है। तो हम लोग क्या पढ़े इधर कि सेकेंड ऑर्डर में कौन सा पढ़ा है, 2 पॉइंट्स हमने पढ़ा है, बताओ कौन सा सेकेंड ऑर्डर में। माइक्रोफोन ऑन करो। 82 माइल्स एसटी बॉयज हॉस्टल, ऑन करो माइक्रोफोन। कौन सा 2 पॉइंट पढ़ाया मैंने अभी, हाँ 2 पॉइंट पढ़ाया सेकेंड ऑर्डर में। ये तो सेकेंड वन है, इसमें लिखा है दिस इज सेकेंड वन। थर्ड फर्स्ट वन क्या था, और एक था ना, वो क्या था बताओ। ऑन करो माइक्रोफोन, ऑन करो, कोई भी ऑन करो, वरना मैं बताऊंगी कौन ऑन करेगा। पहला वाला था नोबिलिटी और नोबेल्स जो था वो लोग, एंड नेक्स्ट वन इज द नाइट्स। अब बताओ, अब बताओ कौन सा 2 पॉइंट्स पढ़ाया मैंने सेकेंड ऑर्डर में, कौन सा 2 पॉइंट्स आएगा। बीसी मनु एसटी बॉयज बोर्डिंग हॉस्टल। माइक्रोफोन ऑन करो। बताओ, मैं बताती हूँ, मुझसे रिपीट कर दो एक बार। एक है नोबेलिटी और नोबेल्स, जो लोग जो थे वो नोबेल्स, एंड द सेकेंड वन इज द नाइट्स। रेस्पॉन्स करना है क्लास में, बैठे बैठे सुनोगे, मैं कुछ भी बोल जाऊँ वो लोग भी अब सुनोगे, कुछ भी ना बोलो तो चुप रहोगे, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू रेस्पॉन्स टू मी, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आता ना कि आप लोग क्या समझे हो क्या नहीं समझे, मुझे भी तो समझना चाहिए कि हाँ बच्चे लोग समझ रहे हैं तो मुझे आगे बढ़ना है। आप लोग अगर रेस्पॉन्स नहीं करो तो मतलब क्या होता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि आप समझे हो या नहीं समझे। आप, मैं और एक बार रिपीट करूँ या फिर ना करूँ, मुझे समझ में नहीं आता, तो प्लीज रेस्पॉन्स। कोई डर नहीं है, गलत हो गया कोई क्वेश्चन का आंसर, अगर मैंने पूछा कुछ तो गलत हो गया, कोई भय कोई डर नहीं है, मैं दूसरी बार आपको समझा दूंगी। ऑलराइट, ओके, नाइट्स हो गया हमारा। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में चले जाते, पहले सेकेंड ऑर्डर पर आया था, ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर में आते। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, द क्लेर्जी, क्लेर्जी आ गया फर्स्ट ऑर्डर में। सेकेंड ऑर्डर में था नोबल्स, नोबिलिटी और नोबल्स एंड नाइट्स दो, एंड फर्स्ट ऑर्डर में है क्लेर्जी। द कैथोलिक चर्च हैड इट्स ओन लॉज, ओन लैंड्स गिवन टू इट बाय रूलर्स एंड कुड लेवी टैक्सेस। मतलब जो कैथोलिक चर्च होते थे, चर्च जो होते थे, उनके पास ओन लॉज थे, मतलब आइन उनके पास खुद के थे,
ओन्ड लैंड थे जो किंग्स ने दिया था उन लोगों को चार्ज बनवाने के लिए, उनके पास खुद का था. एंड कुड लेवी टैक्सेस. इट was thus a very powerful institution which did not depend on the king. ये एक ऐसा पावरफुल इंस्टीट्यूशन है जो किंग पे डिपेंड नहीं करता, वो खुद का काम खुद करेंगे. ठीक है, वो खुद का काम जो है खुद करेंगे. समझ में आया? समझ में आ गया कि ये एक ऐसा पावरफुल इंस्टीट्यूशन है. द कैथोलिक चर्च एक ऐसा पावरफुल इंस्टीट्यूशन है जो किंग पे डिपेंड नहीं करता. जैसे कि पूरा कंट्री का रूल्स लॉस किंग पे डिपेंड करता है, लेकिन ये चर्च का कोई भी रूल्स लॉस किंग पे नहीं डिपेंड करता. उन लोगों का चर्च का खुद का लॉज होता था. ठीक है. एट द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च was the pope. So पोप बोलते थे. जो हेड थे चर्च का, जो वेस्टर्न चर्च का हेड हुआ करता था, उन लोगों को हम लोग क्या बोलते थे? उन लोगों को पोप. ही लिव्ड इन रोम. वो रोम में रहते थे. द क्रिश्चियंस इन यूरोप वेयर गाइडेड बाय बिशप्स एंड clerics who constituted the first order. Most villages had their own church where people assembled every Sunday to listen the sermon by the priest and to pray together. मतलब संडे में क्या होता था? जो संडे के दिन हर लोग जो चर्च के पास रहता था उन लोग सब मिलके प्राइस्ट का जो sermon होते हैं ना, जो गाते हैं उन लोगों का जो सिस्टम ऑफ प्रे होता है, प्रोसेस ऑफ प्रे होता है. ठीक है, उन चीजों को सुनने के लिए आते थे वो लोग. तो हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑर्डर क्लेरिजी में क्लेरिजी का ओन लॉस था, ओन लैंड था. चर्च एक ऐसा पावरफुल इंस्टीट्यूशन था जो किंग पे डिपेंड नहीं हुआ था. एंड जो sermon होते थे वो संडे को मोस्ट of the villagers were come to listen the Sunday sermon by the priest and pray together. Alright, अब देखो, everyone could not become a priest. हर लोग प्राइस्ट नहीं बन सकते, वो तो हम लोगों को भी पता है. जिसको सिस्टम ऑफ प्रे आता है, जिन लोग बहुत सिस्टमेटिक है, जिन लोगों को डिसिप्लिन है अंदर, जिन लोगों का मन बहुत ज्यादा शुद्ध है, जो लोग हम बोलते हैं बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड जो लोग है, वो ही बन सकते हैं प्राइस्ट. उन लोगों का कुछ क्वालिफिकेशन है, कौन लोग प्राइस्ट बनेंगे, है ना. सो एवरीवन कुड नॉट बिकम ए प्राइस्ट. हर लोग प्राइस्ट नहीं बन सकते. सेर्फ्स वेर बैंड. ठीक है, सेर्फ्स वेर बैंड एज वेर द फिजिकली चैलेंज्ड. मतलब जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड थे, जो लोग क्या बोलते हैं, जो जिसको सिस्टमेटिकली प्रे करना नहीं आता, उन लोग नहीं कर सकते थे प्रे और प्राइस्ट का काम नहीं कर सकते. वुमेन कुड नॉट बिकम प्राइस्ट. महिलाओं मतलब महिला में जो होते हैं ना, वुमेन होते हैं, वो लोग प्राइस्ट नहीं बन सकते. मैन हु बिकम प्राइस्ट कुड नॉट मैरी. जो लोग प्राइस्ट बनते हैं वो शादी नहीं कर सकते. ठीक है, जो लोग प्राइस्ट बनते हैं, आप देखना, जो लोग प्राइस्ट है, मॉन्क है ना, वो लोग शादी नहीं करते क्योंकि उन लोगों को मना है. ठीक है, तो वो शादी भी नहीं कर सकते. बिशप्स वेयर द रिलीजियस नोबिलिटी. जो बिशप्स बोलते हैं जो नोबिलिटी थे उन लोगों को. Like lords who owned vast land estates, the bishops also had the use of vast estates and lived in grand palaces. वो लोग grand palace में रहते थे. The church was entitled to a 10th share of whatever the peasants produced from their land over the course of the year, called a tithe. अब tithe क्या है वो पढ़ना है आपको. tithe क्या है? Church was entitled to a 10th share of whatever the peasant produced. मतलब एक साल में ऑफ द ईयर. ठीक है, एक साल में इस जगह में और इस लैंड में जितना भी ग्रेन प्रोड्यूस होगा उसका 1/10 मतलब 10 भाग का 1 भाग चर्च के लिए रहेगा. उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं टिथ. ठीक है, सो व्हाट इज टिथ? चर्च वाज एंटाइटल्ड टू ए 10th share of whatever the peasants produced from their land over the course of the year, called a
टीथ। ठीक है, मनी ऑल्सो केम इन द फॉर्म ऑफ एंडोमेंट्स मेड बाय द रिच फॉर देयर ओन वेलफेयर एंड वेलफेयर ऑफ देयर डिसीज्ड रिलेटिव्स इन द आफ्टर लाइफ। मतलब और हेल्प कैसे हो सकता है कि कोई अगर रिच फैमिली से बिलोंग करता है वो कुछ चर्च में दान करे उनके भले के लिए, या फिर कोई गुजर गया और उसके भले के लिए, उसके जो सोल है उसको पीस देने के लिए अगर कोई कुछ दान करे उसमें भी होता है। ये हमारा हो गया चर्च वाला। ठीक है, Some of the important ceremonies conducted by the church copied formal customs of the feudal elite. The act of kneeling while praying, while hands clasped and head bowed, was an exact replica of the way in which a knight conducted himself while taking vows loyalty to his lord. Similarly, the use of the term lord for God was another example of feudal culture that found its way into the practice of the church. Thus, the religious and the lay worlds of feudalism shared many customs and symbols. ठीक है, सो क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा सेरेमनीज होते हैं चर्च में, बहुत इंपॉर्टेंट सेरेमनीज वेयर देयर। एंड क्या करते हैं, नीलिंग व्हाइल प्रेइंग, मतलब नील डाउन करके बैठते हैं, जो नीज डाउन करके बैठना होता है। ठीक है, एंड विद हैंड्स क्लास्प्ड, हैंड क्लास्प होता है, एंड हेड बोर्ड होता है, मतलब हमारा जो हेड है वो बोर्ड होता है। जब गॉड के सामने हम लोग जब प्रेयर करते हैं तो हमारा नील्स डाउन होते हैं, हेड बोर्ड होता है। सेम जो नाइट्स लोग थे, जो सैनिकों थे, उनके लॉर्ड्स को देख के भी वो लोग ऐसे करते थे। यही लिखा गया है, सेम थिंग वाज देयर कि आप अपने भगवान से लॉयल हो। मैं मेरी भगवान से लॉयल हूँ, और अगर मैं एक नाइट हूँ, अगर मैं एक सैनिक हूँ, तो मैं अपने लॉर्ड के लिए भी लॉयल हूँ। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा, क्लैरिजी वाला। ठीक है, अब आओ मॉन्क्स। मॉन्क्स भी फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ते हैं। ठीक है, सो मॉन्क्स भी ऑर्डर में पढ़ते हैं। ऑलराइट, ओके। देखो, अपार्ट फ्रॉम द चर्च, devout Christians had another kind of organization. Some deeply religious people choose to live isolated lives in contrast to clerics who lived amongst people in towns and villages. They lived in religious communities called abbeys or monasteries, often in places very far from human habitation. ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मॉन्क्स में क्या होता था। अपार्ट फ्रॉम द चर्च, डिवोट क्रिश्चियंस हैड अनदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब चर्च के बदले में भी जो डिवोटी होते हैं ना, क्रिश्चियंस में जो डिवोटीज होते हैं, उन डिवोटीज में भी अनदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। मतलब डिवोटीज के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन था। सम डीपली रिलीजियस पीपल चूज टू लिव आइसोलेटेड लाइफ। मतलब बहुत लोग थे जिनको हम मॉन्ग बोलते हैं, वो लोग कैसा थे कि सम डीपली रिलीजियस पीपल चूज टू लाइव आइसोलेटेड लाइफ, मतलब होता है वो अकेले रहते थे। ठीक है, जो चर्च में जो प्राइस्ट है वो तो थे ही, एंड मॉन्क्स वेर लिव्ड इन आइसोलेटेड लाइफ, मतलब अकेले रहना, अकेले प्रे करना, कोई झंझट में ना आना। ठीक है, ये सब थे। इन कंट्रास्ट टू क्लेरिक्स हु लिव्ड amongst people in towns and villages, they lived in religious communities called abbeys or monasteries. जो religious communities में वो लोग रहते हैं उनको हम बोलते हैं abbeys या फिर monasteries बोलते हैं। ठीक है, often in places very far from human habitation. Two of the more well-known monasteries were those established by St. Benedict in Italy in 529 and of Cluny in Burgundy in 910. ठीक है, ये जो टू ऑफ द ओल्ड मोनास्टरीज जो थे, मतलब जिसमें मॉन्क्स लोग रहते थे, कब एस्टेब्लिश हुआ, बाय एसटी बेनेडिक्ट एस्टेब्लिश किया था इन इटली इन 529 में इटली में, एंड बरगंडी में 910 में। ठीक है, मॉन्क्स took vows to remain in the abbey for the rest of their lives and to spend their time in prayer, study and manual labor. वो लोग क्या करते थे
वो लोग करते थे रेस्ट ऑफ देयर लाइफ टू स्पेंड देयर टाइम इन प्रेयर। मतलब जो जिस लोगों का अपना लाइफ ठीक है मॉन्क में बिताना है और मॉन्क बन के बिताना है, वो लोग अपना पूरा जीवन जो है, अपना पूरा लाइफ जो है, जो आप सब लोग जानते हो, वो अपने प्रेयर में निकलवा देते थे कि हम लोग प्रेयर करेंगे, स्टडी करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे हमारे जो रिलीजियन है उसके बारे में। मैनुअल लेबर में भी काम भी करते थे वो लोग, लाइक फार्मिंग, वो लोग फार्मिंग भी करते थे, अपना खाना खुद उगाते थे। ठीक है, अपना खाना वो लोग खुद उगाते थे। ओके, unlike priced food, this life was open to both men and women. Men became monks and women nuns. ठीक है, ये लाइफ जो है वो जैसे कि प्राइस्ड लोग जो होते थे वो वुमेन नहीं बन सकते लेकिन मॉन्क बन सकते। जैसे अनलाइक प्राइस्ड फूड, मतलब प्राइस्ड फूड में जैसे नहीं होता, दिस लाइफ वाज ओपन टू बोथ मेन एंड वुमेन, मतलब वुमेन भी कर सकते हैं मैन भी कर सकते हैं। मॉन्क वुमेन भी हो सकते हैं मैन भी हो सकते हैं। ठीक है, मैन बिकेम मॉन्क्स एंड वुमेन नन्स, मतलब मैन को हम मॉन्क्स बोलते हैं, वुमेन को हम जो नन्स बोलते हैं, वो उनको हम मॉन्क नहीं बोलते, उनको नन्स बोलते हैं। ठीक है, except in a few cases all abbeys were single sex communities, that is there were separate abbeys for men and women like priests, monks and nuns did not marry। ठीक है, अलग अलग घर होता था उन लोगों का, अलग अलग रूम होता था उन लोगों का। ठीक है, जो मॉन्क्स होते थे उन लोगों का अगर मैन वुमेन हो तो भी अलग अलग होते थे, अगर मैन हो तो भी अलग अलग होते थे। एंड प्राइस्ट की तरह मॉन्क एंड नन्स डिड नॉट मैरी, वो लोग शादी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि प्राइस्ट शादी नहीं कर सकते वैसे मॉन्क भी शादी नहीं कर सकते। ठीक है, फ्रॉम स्मॉल कम्युनिटीज ऑफ 10 or 20 men women, monasteries grew to communities often of several hundred with large buildings and land estates with attached school or colleges and hospitals. They contributed to the development of the arts. Abbess Hildegard was a gifted musician and did much to develop the practice of community singing of prayers in church। मतलब एक बहुत important नाम है अबेस हिल्डगार्ड, वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन था जो प्रेयर कर सकता था बाय म्यूजिक। ठीक है, मतलब म्यूजिक के जरिए वो प्रेयर करता था। फ्रॉम द 13th century some groups of monks called friars choose not to based in a monastery but to move from place to place preaching to the people and living on charity। कुछ लोग ऐसा सोचा कि हम घर में ना बैठ के अपना प्रयास को बांटते हैं, घूमते हैं प्लेस टू प्लेस एंड बांटते हैं, तो हमारा जो रिलीजियन है उसका जो प्रेयर है वो सब में बांटेगा, सब सुनेंगे और सब अपने रिलीजियन में आने का मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, सो दिस इज फॉर टुडे। अब कुछ पूछते हैं आप लोगों को कि आपने क्या समझा। फ्यूडलिज्म जो वर्ड है वो कहाँ से आया है बता दो। फ्यूडलिज्म का जो वर्ड है वो कहाँ से आया है बताओ, कौन सी वर्ड से आया है और उसका मीनिंग क्या है। कौन से वर्ड से आया है और मीनिंग क्या है बताओ। जर्मनी। यस, जर्मनी। जर्मनी। जर्मनी, हाँ जर्मन वर्ड से आया। कौन सा वर्ड कौन सा था। फ्यूड, वेरी गुड। और उसका मीनिंग क्या था। शरीर। सामंतवाद। यस, सामंतवाद पता है मुझे, उसका मीनिंग बोलो। मतलब जो फ्यूड से जो आया है ना उसका जो मीनिंग है माने ওটার অর্থটা কি। ঠিক है, অর্থটা কি। A piece of land. Yes, very good. A piece of land. Very good. Yes. Yes. Right. Okay. Okay. Thank you. Thank you.